बच्चों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, कैसे फिजियोलॉजी होती है जब हम फूड को इनटेक कर लेते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है बच्चों? डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, क्लियर? तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि डाइजेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर डेफिनेशन की बात करो तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कॉम्प्लेक्स फूड, ठीक है ना, अगर कॉम्प्लेक्स फूड चेंज हो रहा है सिंपल फूड में, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम डाइजेशन। लेकिन क्या डाइजेशन ऐसे ही हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स से सिंपल में चेंज ऐसे ही आसानी से हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या होता है, एक मीडियम की नीड होती है और वो मीडियम क्या होता है? वाटर प्लस एंजाइम्स की नीड होती है। क्लियर? तो वो प्रोसेस जहां पर केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है ना, फिर से एक बार समझिए, वो प्रोसेस जहां पर मैकेनिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस हो रहे हो, क्या करने के लिए? फूड के कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में चेंज करने के लिए, लेकिन किसी की हेल्प से। वो क्या होता है? एंजाइम और वाटर। तो हम बोलेंगे वो डाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब जब डाइजेशन की बात हम लोग कर रहे हैं, तो अपनी एलिमेंट्री कैनाल में या गट में जो डाइजेशन होता है वो किन प्लेसेस पे होता है? ठीक है, तो फर्स्ट जो डाइजेशन होता है वो ओरल कैविटी में होता है। तो बच्चों आपको हम बता दें कि जब भी हम फूड का इंगेशन करते हैं, ठीक है ना, फूड का इंगेशन करते हैं बक्कल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, तो वहां पे सबसे पहला वर्क क्या होगा? क्या होगा? मैकेनिकल डाइजेशन करना। ठीक है, क्या होता है? मैकेनिकल डाइजेशन करना। और जब मैकेनिकल डाइजेशन होता है तो उसके बाद ही केमिकल डाइजेशन कंप्लीट हो पाता है, ठीक है ना। तो पहले ऑलवेज मैकेनिकल होगा, फिर उसके बाद केमिकल होगा। तो बक्कल कैविटी में अगर मैकेनिकल डाइजेशन हुआ तो उसके परफॉर्मेंस में कौन इन्वॉल्व है? मेजर फंक्शन किसका होता है? टीथ का होता है। टीथ क्या करते हैं? फूड को मेस्टिकेट कर देते हैं, ठीक है। ओरल कैविटी के अंदर जो टीथ होते हैं वो क्या कर देते हैं? फूड को मेस्टिकेट कर देंगे। और साथ में जो स्लाइवरी ग्लैंड होगी वहां से स्लाइवा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब जो स्लाइवा रिलीज हो जाएगा तो वहां पे क्या होने वाला है? मिक्सिंग का प्रोसेस, ठीक है ना। तो मिक्सिंग का प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन अब इस जगह पे जब मिक्सिंग हो रही होगी, ठीक है, मेस्टिकेशन हो चुका होगा, तो रियल में स्लाइवा में पाया जाने वाला जो एंजाइम, ठीक है, सलाइवा में पाया जाने वाला जो एंजाइम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। ये सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम ये क्या करता है? एक स्पेसिफिक पीएच पे 6.8 पीएच पे क्या करता है? माल्टोज में चेंज कर देगा, ठीक है ना। माल्टोज मेक कर देता है, माल्टोज मेक कर देगा। लेकिन माल्टोज आया कहाँ से? एक ऐसा कन्वर्जन जिसे हम यहाँ पे स्क्रीन पे यू देख रहे हैं, स्टार्च का माल्टोज में चेंज हो जाता है। किसकी हेल्प से हो रहा है? स्लाइवरी एमाइलेज की वजह से होता है। हाँ, एक बात और हम आपको बता दें कि स्लाइवा में पाए जाने वाले जो म्यूकस होता है वो फूड को क्या करता है? लुब्रिकेट तो करता ही करता है मेस्टिकेटेड फूड को, साथ में क्या होता है? फूड पार्टिकल्स को एदरिंग करने का वर्क करता है, मतलब ज्वाइन करने का वर्क करता है। फाइनली क्या होता है? एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको क्या बोलते हैं? बॉलस बोला जाता है, राइट। अब सलाइवा में क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये सलाइवरी एमाइलेज तो है ही, लेकिन एक एंजाइम और होता है जिसको बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। क्या बोलते हैं? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम बोलते हैं। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कौन सा होता है बच्चों? उसको बोलते हैं लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है ना, लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम। तो ये क्या करता है? बैक्टीरिया किलिंग का वर्क करता है। ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, स्पेशली डॉग की बात कर लो, ठीक है ना, जो हमारे स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनके केस में ये लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो एक्सेसिव अमाउंट में मिलता है, राइट। ये बात आप समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे के इवेंट में बोला जा रहा है, अब क्या एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में कि ओरल कैविटी में जो डाइजेशन हुआ स्टार्च का, तो स्टार्च का डाइजेशन कितने परसेंट होता है? तो आपको ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा हमेशा, 30% स्टार्च ही डाइजेस्ट हो रहा है। बाकी जो 70% स्टार्च होगा वो कहाँ पे जाके डाइजेस्ट होता है? तो वो डुओडेनम में जाकर के डाइजेस्ट होगा, ठीक है ना, डुओडेनम। कह दो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर के डाइजेस्ट होता है। ये बात आपको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। तो बच्चों ये आप समझ गए कि भाई क्या क्या ओरल कैविटी में चल रहा है।
हाँ, इसके बाद अगर हम लोग देखें कुछ केमिकल रिएक्शन को, तो आपके यहाँ केमिकल रिएक्शन भी पूछी जाती है कि कौन सी केमिकल रिएक्शन फॉलो हो रही है। तो आप देख रहे हैं वैसे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको मल्टीपल रिएक्शन दिख रही है, लेकिन ओरल कैविटी के अंदर केवल यही रिएक्शन फॉलो होता है जिसमें स्टार्च इसमें चेंज हो गया, माल्टोज में चेंज हो गया, कितने पीएच पे चेंज हो गया, कितने पीएच पे, 6.8 पीएच पे चेंज हो गया। एंजाइम कौन सा होगा, सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम, राइट। तो अब यहाँ पे बेटा क्या है कि जो स्टार्च है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है। तो पॉलीसैकेराइड स्टार्च को उस एमाइलेज एंजाइम ने क्या कर दिया, डाइसैकेराइड माल्टोज में चेंज कर दिया, राइट। अब जो फर्दर चेंजेस होंगे, फर्दर चेंजेस क्या, ये जो माल्टोज बन गया, ठीक है ना, इसका ग्लूकोज में चेंज, और जैसे लैक्टोज की बात कर लेते हैं या सुक्रोज की बात कर लेते हैं, ये जो चेंजेस होंगे ना, ये कहाँ पे होंगे, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में चल करके हो रहे होते हैं। तो आपको ओरल कैविटी के अंदर जो केमिकल डाइजेशन चल रहा है रियल में ओनली कार्बोहाइड्रेट का होता है, और वो कार्बोहाइड्रेट कौन सा, केवल स्टार्च, पॉलीसैकेराइड का एग्जांपल होता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे की अगर हम लोग बात करें तो जो बॉलस था वो बॉलस कहाँ चला गया, अब कहाँ चला गया, उसको निगल लेंगे, स्वालोड कर लेंगे। तो जब स्वालोड कर लेंगे तो फेरिक से होता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा, जो बॉलस होता है, ठीक है, बॉलस, ये बॉलस कहाँ मूव करेगा, पहले तो वो पहुंचेगा फेरिक्स में, ठीक है, फेरिक्स के बाद कहाँ पहुंचेगा, ईसोफेगस में पहुंचेगा। क्लियर, ईसोफेगस में पहुंचा। ईसोफेगस में एक मूवमेंट चल रहा होगा जिसको बोलेंगे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ना हो, वेव ना हो, तो ये जो पेरिस्टाल्सिस चल रही है ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस क्या कंप्लीट जो इंटेस्टाइन होती है उसमें चल रहा होता है क्या, पेरिस्टाल्सिस का प्रोसेस, तो फूड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब ईसोफेगस से फूड कहाँ पे पहुंचता है, स्टमक में पहुंचता है, राइट। तो आपको ये माइंड में ध्यान रखना है कि ऐसा है कि ओरल कैविटी में डाइजेशन हुआ तो क्या फेरिक्स में डाइजेशन होगा, नो, ठीक है। क्या क्या ईसोफेगस में कोई डाइजेशन होगा, नो। तो आपको यहाँ पे दो प्लेसेस मिल गए, एक तो फेरिक्स है, दूसरा क्या है, ईसोफेगस, तो यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता। तो अब क्या है, डाइजेशन कहाँ पे होना है, स्टमक के अंदर होना है, राइट। ये बात समझ गए आप, चलिए बहुत अच्छी बात। अब होता यह है कि जब फूड ईसोफेगस से मूव करके कहाँ पे पहुंच रहा है, स्टमक के अंदर पहुंच रहा है, ठीक है। तो जैसे हमने कह दिया कि भाई ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस के बाद यहाँ पे ये स्टमक हमने ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अब ईसोफेगस और स्टमक के बीच में यहाँ पे इस जगह पे, ये जहाँ पे हमने रेड सर्किल लगाया, तो यहाँ पे क्या होगा, स्फिंक्टर, स्फिंक्टर होगा, ठीक है, या उसको आप बोल सकते हो वॉल्व बोल सकते हो, ठीक है। तो वॉल्व कौन सा होगा, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, गैस्ट्रो ईसोफेजल स्फिंक्टर। तो ये क्या करता है, जब भी फूड यहाँ से आ रहा होगा स्टमक के अंदर तो कंट्रोलिंग करना, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये वॉल्व, ये स्फिंक्टर फेल हो जाता है गैस्ट्रिक ट्रबल या हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, और फिर क्या हो जाती है, फूड जो होता है इजैकुलेट हो जाता है, ठीक है ना, वोमिट हो जाता है, ठीक है। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे फिलहाल हम आपको पेरिस्टाल्सिस समझाने का प्रयास करेंगे। तो पेरिस्टाल्सिस के लिए अपने पास एक सामने इमेज आया, वैसे एनसीईआरटी में ऐसा कोई इमेज नहीं है। तो ईसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, तो अभी हमने आपको बताया था मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन, तो यहाँ पे हो गया कॉन्ट्रेक्शन, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, रिलैक्सेशन। तो ऐसे अगर होता है तो हमारा जो बॉलस होता है जिसको निगला था, जो सॉलिड किया था, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कहाँ पे आ जाएगा, इस स्टमक के अंदर आ जाएगा, राइट। ये बात समझ गए। हाँ, अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाए, क्या हो जाए, एंटी पेरिस्टाल्सिस हो जाए यू, तो फूड कहाँ पे जाएगा, अपवर्ड मूव कर जाएगा, बैक, ठीक है ना, बैक मूव कर जाएगा, उसको बोलेंगे वॉमिटिंग हो गई, राइट। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्या समझ लिया, ईसोफेगस के अबाउट समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं बच्चों डाइजेशन इन स्टमक। तो स्टमक में डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, तो जैसा कि हम लोग अभी देख रहे थे कि स्फिंक्टर के थ्रू, स्फिंक्टर की गाइडेंस में या कंट्रोलिंग में ईसोफेगस से फूड कहाँ पहुंचा था, स्टमक में। तो स्टमक में जब फूड आता है तो वहां पर भी क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन होगा, ठीक है ना, वहां पे क्या होगा, मैकेनिकल डाइजेशन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा,
केमिकल डाइजेशन, तो दोनों तरह के प्रोसेस चलेंगे। मैकेनिकल भी चल रहा है, केमिकल भी चल रहा है, ठीक है। डाइजेशन जो है स्टमक में मैकेनिकल भी होता है और केमिकल भी होता है, मैकेनिकली केमिकल दोनों डाइजेशन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जब स्टमक में फूड पहुंचा तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा। तो मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है, मसल्स जो होती है, ठीक है। आपके यहाँ क्वेश्चन आता है कि स्टमक में जो मसल्स होती है वो कौन कौन सी होती है, ठीक है। कौन कौन सी, क्या भाई सीधा सा आंसर है स्मूथ मसल्स। कौन सी मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, राइट। अब इन स्मूथ मसल्स के लेयर की अगर बात करो तो हम आपको जब हिस्टोलॉजी पढ़ा रहे होंगे या फिर एनाटॉमिकल पार्ट पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे आपको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ पे जो लाइनें हमारे पास एनसीईआरटी की आपकी है, इसमें क्या बोला जा रहा है, स्टमक में फूड 4 से 5 आवर तक स्टोर होता है, ठीक है। उस स्टोरिंग टाइम पीरियड पर मिक्सिंग की प्रोसेस चल रही होती है। क्या मिक्स हो रहा होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि स्टमक की बॉडी वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकला एक जूस जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है ना। तो गैस्ट्रिक जूस मिक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में पाया जाने वाला जो HCl है वो क्या करता होगा, वो क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बना देता है, ठीक है, और बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, क्लियर। और कुछ एंजाइम्स को एक्टिव भी कर देता है। ये आपको मालूम है कि गैस्ट्रिक जूस में जो एंजाइम होता है वो कौन सा वाला, पेप्सिनोजन एंजाइम, ठीक है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने का जो वर्क है वो किसका हो रहा है, HCl का हो रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यहां से क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है। तो जो फिजिकल डाइजेशन हो गया उसमें गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया, तो जो फूड होता है वो क्या होता है, पेस्ट लाइक अपीयरेंस में चेंज हो गया। तो जब पेस्ट लाइक अपीयरेंस में चला गया है तो उसको बोलेंगे हम काइम मेक हो गया। लेकिन जब काइम मेक हुआ है तो रियल में वो प्रोसेस क्या है, चर्निंग फिनोमेना। तो स्टमक में क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट होता है। तो चर्निंग मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फूड एक पेस्ट लाइक अपीयरेंस में चेंज हो गया, जिसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, काइम बोल के रखा हुआ है। यहां तक आप समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जो HCl होता है ये क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में चेंज कर देता है। अभी हमने आपको बोला था कि पेप्सिन नहीं रिलीज होता, पेप्सिनोजन रिलीज होता है, ठीक है ना। क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजन। तो पेप्सिनोजन तो एक्ट करेगा नहीं, तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये प्रोसेस तभी हो पाता है जब डाइल्यूट HCl के कांटेक्ट में ये पेप्सिनोजन आ जाए, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपने समझ लिया कि ठीक है HCl का ऐसा वर्क हो रहा है। अब ये जो पेप्सिन है ये क्या करता है, जो भी फूड में प्रोटीन होगी, ठीक है ना, जो भी फूड में प्रोटीन होगी उसको किस में कन्वर्ट कर रहा होगा, प्रोटियोसिस में और पेप्टोन में चेंज कर रहा होगा, ठीक है ना। उन पेप्टोन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर केमिकल इक्वेशन की बात करें तो प्रोटीन पे पेप्सिन ने एक्ट किया, और जब पेप्सिन ने एक्ट किया तो क्या मेक हो गया, प्रोटियोसिस मेक हो गया, ठीक है। क्या मेक हो गया, प्रोटियोसिस मेक हो गया प्लस और पेप्टोन्स मेक हो गए, ठीक है। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे के इवेंट पे अगर हम लोग चलते हैं तो ऐसा बोला जा रहा है कि गैस्ट्रिक जूस के जो म्यूकस होता है, गैस्ट्रिक जूस का क्या होता है, म्यूकस क्या कर रहा होगा यहाँ पे, एक तो प्रोटेक्शन कर रहा है, किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, स्टमक की वॉल का प्रोटेक्शन कर रहा है। और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं ये क्या कर रहे होते हैं, ये लुब्रिकेशन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, ठीक है, म्यूकस के साथ। ये बात समझ रहे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन हमें याद आया कि जैसे होता क्या है, जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो नॉन वेजिटेरियन के केस में जब भी मीट या फिर चिकन यूज किया गया तो वो तो डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन लेकिन होता क्या है कि स्टमक की वॉल खुद मस्कुलर है, वो डाइजेस्ट को नहीं हो रही होती है। उसके पीछे जो रीजन होता है वो क्या है, म्यूकस। क्योंकि म्यूकस की लाइनिंग होती है तो जो एंजाइम्स होते हैं उसमें बैड इंपैक्ट नहीं डाल पाते। जैसे हम आपको अगर एक छोटा सा इमेज दिखाएं, ये क्या हो गया बच्चों, स्टमक हमने आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ कर दिया, ये ठीक। अब स्टमक तो हमने ड्रॉ कर दिया, इसकी इनर सरफेस पे ये हम आपको जो लाइनें दिखा रहे हैं येलो वाली, वो क्या है, कोटिंग है। किसकी कोटिंग है, म्यूकस की कोटिंग है।
अभी म्यूकस की जो कोटिंग होती है 1 से 3 मिलीमीटर थिक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एंजाइम्स होते हैं डायरेक्ट मस्कुलर वॉल के कांटेक्ट में आ नहीं पाते, और जो स्टमक होता है वो सेफ मोड में होता है। मीन यहाँ पे इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ पाता। ठीक है ना, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बच्चों चलते हैं कि रियल में जो HCl होता है, ठीक है, HCl होता है तो एसिडिक मीडियम तो क्रिएट करेगा करेगा। ठीक है, तो उसका पीएच कितना होता होगा, तो अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ पॉइंट है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे कि HCl का जो पीएच है, ठीक है ना, पेप्सिन के लिए स्टमक के अंदर में कितना 1.8 का पीएच। ठीक है, चलिए अब बच्चों होता क्या है, स्टमक के अंदर पेप्सिन ने तो वर्क कर लिया प्रोटीन पैक करने के लिए, लेकिन जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, क्या होते हैं इन्फेंट्स, जिनको हम लोग बोलते हैं नवजात शिशु, तो उनके केस में क्या होता है, रेनिन नामक एंजाइम मिलता है, और वो रेनिन क्या करता है, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का वर्क करता है। ये समझ में बात आ रही है आपको, मीन मिल्क को कर्डलिंग करने का वर्क करता है। और कुछ अमाउंट में लाइपेज भी होता है, कहाँ पे, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जो कहाँ से रिलीज हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हो गया। तो आपको ओवरऑल बात ये समझनी है कि ओरल कैविटी में जो भी डाइजेशन अभी तक हम लोगों ने फॉलो किया, वो केवल कार्बोहाइड्रेट का ही डाइजेशन फॉलो किया है, और स्पेशली स्टार्च का पॉलीसैकेराइड फॉर्म। ठीक है, और स्टमक की जब बात की हम लोगों ने, तो स्टमक में क्या क्या हम लोगों ने फॉलो किया है, एक तो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, ठीक है ना, प्रोटीन का डाइजेशन, और प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो दो तरीके से हो रहा है, या तो उसको कौन डाइजेस्ट कर रहा है, पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा है एडल्ट के केस में, ठीक है ना, और या फिर ये कह दे मिल्क प्रोटीन जैसे होती है किसके केस में, इन्फेंट के केस में, तो वहां पे रेनिन डाइजेस्ट कर रहा होगा, कर्डिलिंग कर रहा होगा। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं कि क्या गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है उसमें मेजर टाइप ऑफ सेल्स कौन कौन सी होती है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो फर्स्ट सेल होती है बच्चों नेक्स्ट सेल, म्यूकस नेक्स्ट सेल, जिसका वर्क क्या होता है, म्यूकस सिक्रीट करना। लेकिन जो सेकंड सेल्स होती है इनको बोलते हैं पेप्टिक सेल या चीफ सेल्स बोलते हैं, इनका वर्क क्या होता है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करना। थर्ड कौन सी होती है, पैरेटल सेल, जिनको ऑक्जेंटिक सेल भी बोला जाता है। ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आया है, जहां से क्या सिक्रीट होता है, HCl का सिक्रीशन और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है। ठीक है ना, हाँ बच्चों समझ में आ गया आपको। अब इस तरीके से जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो रियल में क्या होता है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में बच्चों कौन कौन सी सेल्स हैं आप देख रहे हो, एक तो होगी म्यूकस सेल, दूसरी होगी पेप्टिक सेल, चीफ सेल, तीसरी कौन सी होगी, पैरेटल सेल, ऑक्जेंटिक सेल। तो ऑक्जेंटिक सेल पे और पेप्टिक सेल पे कई बार क्वेश्चन आया कि पेप्टिक सेल से क्या रिलीज होता है, पेप्सिनोजन रिलीज होता है, और पैरेटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से क्या रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। ठीक है ना, और इंट्रिंसिक फैक्टर जो रियल में एसेंशियल होता है, बहुत जरूरी होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है ना, अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं निकला, IF अगर नहीं निकला, तो उस सिचुएशन में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, और उस सिचुएशन में जो प्रॉब्लम डिसऑर्डर आने वाला है उसको क्या बोलेंगे, एनीमिया बोलेंगे। राइट, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन को समझने के लिए। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि आपको मालूम है कि 3 पार्ट्स होते हैं, डुओडेनम होता है, ठीक है ना, और क्या होता है मिडिल पार्ट, जिसको मेसेंटेरोन आप बोल सकते हो या फिर जेजुनम बोल सकते हो, थर्ड पार्ट कौन सा होता है, इलियम होता है। तो रियल में आपको हम बता दें कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड, ठीक है ना, स्टमक से आएगा पाइलोरिक वॉल की हेल्प से, तो वहां पे दो तरह के जूसेस आकर के सिक्रीट हो जाते हैं। एक तो बाइल जूस आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, पेनक्रेटिक जूस आ रहा है, तीसरा क्या आता है, इंटेस्टाइनल जूस। तो 3 तरह के जूस यहाँ पे सिक्रीट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो पेनक्रेटिक जूस और जो बाइल जूस होते हैं वो किसी ट्यूब से रिलीज हो गए, और वो ट्यूब कौन सी होती है, कौन सी ट्यूब होती है, इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हिपैटो पेनक्रेटिक डक्ट। ठीक है ना, फिर से एक बार समझिए, जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होना होगा, ठीक है, और फूड अगर स्टमक से आ रहा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के डोडेनम पार्ट में, तो वहां पे एक तो बाइल सिक्रीट हुआ, पेनक्रेटिक जूस सिक्रीट हुआ, और क्या सिक्रीट हो गया बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट हो गया। तो 3 तरह के जूस यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, डुओडेनम में हो रहा है।
और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे हो जाएगा, डोडेनम के आगे वाले पार्ट पे हो जाएगा, जिसको बोलते हैं जेजुनम बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको समझा दें बेटा कि ऐसा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेशन होना होता है तो पेनक्रेटिक जूस के जो एंजाइम्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे बाइल में कोई जूस नहीं होता, लेकिन जब बाइल में जूस नहीं है तो ऐसा है क्या उसके अंदर, उसके अंदर मिलेंगे आपको सॉल्ट, दो तरह के सॉल्ट मिलेंगे बाइल के अंदर। ठीक है, तो बाइल क्या कर रहा होता है रियल में, स्टमक में जो भी काइम बना, ठीक है ना, क्या बनता है, काइम बनता है। तो इस काइम का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। ठीक, अब इंटेस्टाइन में जो भी एंजाइम्स होते हैं वो, उनको क्या चाहिए, एल्केलिन मीडियम चाहिए। क्या चाहिए, एल्केलिन मीडियम। तो एसिड मीडियम को तो न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा ना, न्यूट्रलाइज करने के बाद फिर मीडियम कैसा बनाना पड़ेगा, एल्केलिन करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो भी बाइल जूस सिक्रीट हुआ, तो बाइल जूस में दो तरह के सॉल्ट होते हैं। एक होता है वहां पे कहते हैं कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कौन सा हो गया, इनऑर्गेनिक। दूसरा वाला कौन सा हो गया, ऑर्गेनिक सॉल्ट हो गया। तो दोनों सॉल्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो होता क्या है, तो जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है वो क्या करता है, मीडियम को एल्कलीन बना रहा होता है। तो जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन में इन्वॉल्व होंगे। इमल्सिफिकेशन, तो ये इमल्सिफिकेशन का पॉइंट क्या होता है, जब भी फैट का लार्ज ग्लोब्यूल स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस बोलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ बच्चों, तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि पैंक्रेटिक जूस में जो एंजाइम्स रियल में बच्चों आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव फेज में आ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम क्या होता है, ट्रिप्सिनोजन होता है। सेकंड एंजाइम कौन सा होता है, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। फिर से एक बार समझेंगे, इनएक्टिव एंजाइम जो पैंक्रेटिक जूस से निकला वो कौन सा वाला निकला, एक तो निकला है कौन सा, ट्रिप्सिनोजन, दूसरा कौन सा निकला, काइमोट्रिप्सिनोजन, तीसरा कौन सा निकला, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज रिलीज होके आया। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो एमाइलेज एंजाइम रिलीज होता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है। उसके बाद लाइपेज और न्यूक्लियस एंजाइम। तो आपके सामने स्क्रीन पे कितने एंजाइम्स आ गए, कितने एंजाइम बच्चों आ गए, एक तो ट्रिप्सिनोजन आ गया, दूसरा काइमोट्रिप्सिनोजन आ गया, तीसरा आ गया प्रोकार्बोक्सिडेज, चौथा आ गया एमाइलेज एंजाइम, पांचवा आ गया लाइपेज एंजाइम, छठा आ गया न्यूक्लियस एंजाइम। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स निकल रहे हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट एंजाइम्स निकले हुए हैं, जैसे ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन की बात करो तो ये रियल में प्रोटीन के डाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, और वहीं पे जब हम एमाइलेज की बात करते हैं तो आपने पढ़ा था ओरल कैविटी में 30% ही डाइजेशन स्टार्च का हुआ था, राइट। तो जो 70% यहाँ पे डाइजेशन चल रहा होगा वैसे एमाइलेज की वजह से हो रहा होगा। लाइपेज क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा, और जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन करेगा। ठीक है ना, डीएनए आरएनए जो भी होता है इनके डाइजेशन में कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये एंजाइम तो निकला है बच्चों पैंक्रेटिक जूस में, तो जहां पे ट्रिप्सिनोजन एंजाइम जो होता है वो एक्टिवेट हुआ किसी एंजाइम के थ्रू, कौन सा एंजाइम, एंटेरोकाइनेज एंजाइम। इस पे एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे कि कौन सा एंजाइम होता है जो ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है। तो एंटेरोकाइनेज एंजाइम जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकला, ठीक है ना, कहां से निकला, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से निकला, तो वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर देता है। ठीक है ना, फिर से एक बार देखिए, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में चेंज कर दिया। ठीक है, किसने चेंज कर दिया, आपके सामने स्क्रीन पे आया, इंटेरोकाइनेज ने चेंज कर दिया, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है कि प्रोटीन का डाइजेशन आसानी से डोडेनम के अंदर हो जाता है। अब बच्चों हुआ क्या, बाइल तो रिलीज हुआ ही हुआ, उसमें सॉल्ट हमने आपको बताया, लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है कि बाइल का जो कलर होता है कैसा, येलोइश ग्रीन होता है। तो उस पर क्वेश्चन आता है, तो बाइल में पाए जाने वाले जो पिगमेंट्स होते हैं कौन कौन से, एक तो होता है बाइलिरुबिन, दूसरा वाला कौन सा होता है, बाइलिवर्डिन होता है। तो ये इसकी वजह से येलोइश ग्रीन होता है। ठीक, लेकिन कोई भी एंजाइम बाइल जूस के अंदर नहीं होता। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल बेशक होगा, फॉस्फोलिपिड बेशक होगा, लेकिन कोई भी एंजाइम इसके अंदर नहीं होता। अब बच्चों अभी हमने आपको पीछे डिस्कस किया था
कि जो बाइल का जो ऑर्गेनिक सॉल्ट होता है इमल्सिफिकेशन में हेल्प करेगा। हमने आपको पीछे भी डिस्कस कर दिया कि बाइल जब इमल्सिफिकेशन करता है तो फैट का जो लार्ज ग्लोब्यूल होगा उनको स्मॉल ग्लोब्यूल में चेंज करता है, ठीक है ना। प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने, इमल्सिफिकेशन बोल दिया। और ये जो स्ट्रक्चर्स आ गए इनको क्या बोलते हैं, इनको मिसल बोलते हैं, माइसिल बोला जाता है, राइट। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। वैसे आपने इमल्सिफिकेशन का जो कंसेप्ट है वो केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए लाइन आपके सामने आएगी, ब्रेकिंग डाउन द फैट इनटू द वेरी वेरी स्मॉल माइसल्स, ठीक है ना। ये हमने आपको समझा दिया। अब बच्चों आप देख रहे हैं कि बाइल क्या करता है, लाइपेज को भी एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। और आपको हम ये भी बता दें कि बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकस सेल्स मिलती है, ठीक है। वहां से तो म्यूकस निकलता ही निकलता है जिनको गोबलेट सेल बोला जाता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो निकला, ठीक है ना, तो इंटेस्टाइनल जूस प्लस और क्या, गोबलेट सेल के द्वारा निकला हुआ जो सेक्रेशन होता है, उन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, सकस सेंट्रिकस। तो इस पे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है। तो सकस सेंट्रिकस क्या होता है, ठीक है। तो सकस सेंट्रिकस में दो तरह की बातें आ रही, म्यूकस प्लस इंटेस्टाइनल जूस दैट मेक अ सकस सेंट्रिकस, ठीक है। चलिए ये आप बात समझ गए। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट को फॉलो करने के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रखा है, जूस जिसमें एंजाइम्स पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा वाला जूस है, सकस इंट्रिकस की बात की जा रही है। तो सकस इंट्रिकस में आपको ध्यान में रखना है। तो सकस इंट्रिकस में बच्चों कौन कौन से एंजाइम पाए जा रहे हैं, एक तो डाइसैकेराइडेज पाए जा रहे हैं, ठीक है ना, माल्टेज की बात कर लो, या फिर लैक्टेज की बात कर लो, या फिर सुक्रेज की बात कर लो। तो ये 3 एंजाइम्स है। माल्टेज हमने आपको यहाँ पे दिखाया और हमने आपको लैक्टेज और सुक्रेज यहाँ पे लिख के दिखाया, ठीक है ना। और डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज और न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम, तो ये क्या करते हैं, फूड का कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं बच्चों, ठीक है। हाँ अब आपकी स्क्रीन पर कुछ नया पैराग्राफ आ गया। पैराग्राफ ये आया है कि भाई पैनक्रियाज जो होता है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है एसिड से और एल्कलिन मीडियम से। तो इसमें जो रोल होता है वो किसका होता है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस का होता है। तो लाइन आप ध्यान से पढ़िए, द म्यूकस अलोंग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियाज प्रोटेक्ट। तो प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट दे रहे हैं। किसको दे रहा है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को दे रहा है। किसके अगेंस्ट दे रहा है, एसिडिक काइन जो आया है, ठीक है ना। या फिर हाईली एल्कलिन मीडियम अगर क्रिएट हो गया अब्यूज से, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्टिविटी तो होनी है एल्कलिन मीडियम में। बात समझ नहीं समझ रहे। तो होता क्या है, ये कहां से सिक्रेट हुआ, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे कि ब्रूनर ग्लैंड की जो पोजीशन होती है वो कहाँ पे होती है, तो वो डुओडेनम में होती है। लेकिन डुओडेनम के किस पार्ट में होती है, सब न्यूकोसा में होती है। ये बात आपको समझ में आ रही है, या आप अपनी कॉपी पे नोट कर लेंगे, या वीडियो को कई बार रिपीट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। आपको ये वीडियो हेल्प करेगा ज्यादा से ज्यादा। अब बच्चों प्रोटीन जो होती है, जैसे हमने आपको बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, तो प्रोटीन जो होती है प्रोटियोसिस पेप्टोन में हाइड्रोलाइज हो गई थी, कहाँ पे, जब काइन बना था। अब इंटेस्टाइन के एंजाइम्स जो होंगे, पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम्स होंगे वो उस पर एक्ट करेंगे। एक्ट करने के बाद क्या हो रहा होगा, आपके सामने ये चेंज सामने नजर आया, ठीक है। प्रोटीन पेप्टोन और ये प्रोटियोसिस जिस पर ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है, कामोट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट कर रहा है, और फाइनली क्या हुआ, डाइपेप्टाइडेज बन गई, ठीक है। या फिर स्टमक में हमने देखा था कि प्रोटीन पे पेप्सिन एक्ट किया था तो प्रोटियोसिस और पेप्टोन बन गए थे, ठीक है। तो इन केमिकल रिएक्शंस को आपको ध्यान में रखना है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी केमिकल इक्वेशन कहाँ पे हो रही है। तो आपके सामने स्क्रीन पे एक और फ्लो चार्ट आ गया इक्वेशन का। तो जो बाइपेप्टाइड होता है, ठीक है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब तो फर्दर कोई चेंज आने वाला है नहीं। क्या आएगा चेंज, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो खुद ही सिंपल है ना अपने आप में। डाइसैकेराइडेज, माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, ठीक है, इन पे क्वेश्चन आता है कि माल्टेज की यूनिट्स होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के आएंगे। लैक्टोज की यूनिट्स क्या होती है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज होती है। सुक्रोज की यूनिट्स क्या होती है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती है।
तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑप्शंस आएंगे, आप ध्यान में रखेंगे। न्यूक्लियोटाइडेज पे न्यूक्लियोटाइडेज क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेगा तो न्यूक्लियोसाइड बना दिया, और न्यूक्लियोसाइड पे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट कर गया तो शुगर और नाइट्रोजन बेसिस बन गए, है कि नहीं। और डाई और मोनोग्लिसराइड पे अगर लाइपेज ने एक्ट कर दिया तो फाइनली क्या होता है, फैट का मॉलिक्यूल फैटी एसिड ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमने आपको एक फ्लो चार्ट दिखा दिया केमिकल रिएक्शन का। कुछ बातें और भी, पॉलीसैकेराइड भी एक्ट होगा पैनक्रेटिक एमाइलेज के थ्रू, तो डाइसैकेराइड में चेंज हो गया। फैट जो होता है, अभी हमने पीछे आपको डिस्कस किया कि मोनोग्लिसराइड में चेंज होगा, फिर फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, अब बेटा ऐसा है कि जो भी ब्रेकडाउन चल रहा है बायोमोलिक्यूल का, जो हमने आप लोगों को पीछे बताया, कहाँ पे, डुओडेनम रीजन में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है ना। तो अब रियल में क्या चल रहा होगा, सिंपल सब्सटेंस मेक हो गए। अब जो सिंपल सब्सटेंस मेक हो रहे होंगे, अब क्या होगा, अब क्या फर्दर डाइजेशन होना, बिल्कुल नहीं होना है। अब तो उनको एब्जॉर्ब होना पड़ेगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, जेजुनम और इलियम में जाकर के हो रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हो गया डाइजेशन। और जहां तक एब्जॉर्प्शन की बात है, तो एब्जॉर्प्शन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में फॉलो करेंगे। और जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा उसको लार्ज इंटेस्टाइन में पास कर दिया जाता है कि नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या चल रहा होता है। तो आपकी स्क्रीन पे आया कि यहाँ पे कोई भी डाइजेशन की एक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि वो एंजाइम तो सीक्रेट होता ही नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या यहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसका क्या होना है, क्या होना है बेटा, कुछ नहीं होना है, वो स्टोर हो जाएगा। किस फॉर्म में, फीसिस के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो पहले तो वो सीकम में जाना है, उसके बाद कहाँ पे बेटा पहुंचेगा, रेक्टम में जाके पहुंच जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब भी स्मॉल इंटेस्टाइन से सीकम में फूड आएगा तो किसी वॉल के कंट्रोल में आता है कि नहीं। जैसे आपको हम लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे करके यूं ड्रॉ करके दिखा दें, ठीक है, ये क्या होगी, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, ये ऐसे करके हमने आपको ये ड्रॉ करके दिखाया कैसे कर। तो अब होता ही है बच्चों कि स्मॉल इंटेस्टाइन ये ऐसे कनेक्ट हो रही, ये कनेक्ट हो रही, तो इस जगह पे यहाँ पे वॉल्व होगा, कौन सा वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व। तो इस इलियोसिकल वॉल्व की वजह से बच्चों क्या होता है, फूड यहाँ से आ तो जाएगा इस सीकम वाले पार्ट में, लेकिन बैक फ्लो नहीं हो पाना, तो ये कंट्रोलिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने इस वीडियो में क्या देखा, डाइजेशन की फिजियोलॉजी को समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा, ठीक है। और ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, ठीक है ना। आप जब दोस्तों में आप शेयर करोगे तो उनको भी फायदा पहुंचेगा, ठीक है ना। मेरा आत्मविश्वास तो बढ़ेगा बढ़ेगा, जिससे आपको नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। उम्मीद करूंगा कि आप मेरे कहे गए स्टेटमेंट को जरूर फॉलो करेंगे। हाँ, और वीडियो देखने के टाइम पर अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, किसी वर्ड में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, ठीक है। मैं 100% प्रयास करूंगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। थैंक यू बच्चों।